हेलो एवरीवन, श्योर सिक्सटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अनवर सिंधु आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम मेडिवल हिस्ट्री की दूसरी क्लास देखने जा रहे हैं जो हमारी बेस्ड है खिलजी डायनेस्टी के ऊपर। जो हमने जो सलेव डायनेस्टी थी, गुलाम वंश था, उसको पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो डायनेस्टी आएगी वो खिलजी डायनेस्टी है। तो खिलजी डायनेस्टी के ऊपर है। खिलजी डायनेस्टी ये 1290 से 1320 एडी तक रही। ये खिलजी डायनेस्टी का पीरियड सबसे कम रहा है। जो पांच डायनेस्टी रही हैं उसमें सबसे कम पीरियड इसका रहा है। सिर्फ 30 साल तक रही है खिलजी डायनेस्टी। और इनका भी ओरिजिन तुर्क ही थे। ये भी इनका ओरिजिन भी तुर्किश ओरिजिन था। लेकिन ये लंबे टाइम से कहाँ रह रहे थे? अफगानिस्तान के अंदर रह रहे थे। तो इसका फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 1296 तक ये रूल करता है। ही फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। उसने किया क्या, किसकी स्थापना की? खिलजी डायनेस्टी की। इसने इसका टाइटल था सिस्ता खान। और ये जो सिस्ता खान जो टाइटल था ये इसको दिया था जो गुलाम वंश का आखिरी रूलर था हमारा कैकुबाद। कैकुबाद के द्वारा दिया गया था और उसी को ये मौत के घाट उतार देता है। जिसने नाम दिया उसको ही मिटा दिया। इसके बाद इसका बेटा बनता है अलाउद्दीन खिलजी। और ये कैसे बनता है? ही वाज ए नेफ्यू। ये इसका भतीजा भी था और सन इन लॉ भी था। भतीजा भी था और सन इन लॉ इसका दामाद भी था। तो उस टाइम पे क्या था कि ऐसे जो चाचा की और मामा की बुआ की लड़की उसके साथ शादी हो सकती थी इनकी। तो उसी उसमें इसने क्या कर लिया था, इसकी बेटी से शादी कर लिया, जलाउद्दीन खिलजी की बेटी से। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड सक्सेडेड द थ्रोन इन। ये 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतार के राजा बनता है। ये कैसे होता है? ये अटैक करता है देवनगरी के ऊपर। देवगिरी या देवनगरी, देवगिरी के ऊपर अटैक किया जाता है अलाउद्दीन के द्वारा। बिना बताए इसको ये बताता नहीं। और देव क्योंकि इसने अलाउद्दीन को पता चल गया था कि देवगिरी के अंदर बहुत ज्यादा वेल्थ है। तो उसको लूटने के लिए ये बिना अपने चाचा को बताए उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जब इस बात का इसको पता लगता है जलाउद्दीन खिलजी को, तो ये बहुत गुस्से में हो जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी को ये लगता है कि इसकी जो सेंट्रल आर्मी है ये उसको ना भेज के उसके ऊपर अटैक ना कर दे अलाउद्दीन के ऊपर। तो ये अलाउद्दीन क्या करता है, इसके एक कॉन्स्पिरेसी रचता है, षड्यंत्र रचता है। जिसके तहत ये मैसेज भेजता है इसको दिल्ली। एक चिट्ठी लिखता है, उसमें सॉरी लिखता है और उसमें मैसेज भेजता है कि अगर आप आके मुझे गले नहीं लगाएंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और जलालुद्दीन खिलजी को एक बार के लिए लग भी जाता है कहीं सच में ये सुसाइड ना कर ले। तो बिना किसी बात की परवाह किए जलालुद्दीन खिलजी अपना जो गद्दी है, दिल्ली गद्दी छोड़ के वहां अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है। उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी था कारा प्रोविंस के अंदर। और जलालुद्दीन खिलजी को थोड़ा सा भी शक नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो अपनी आर्मी भी नहीं लेके गया वहां। तो अपने जो जो इनके स्पेशल गार्ड वगैरह होंगे बस वही थे, उसके अलावा किसी आर्मी को नहीं लेके गया था। तो वो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है, अलाउद्दीन खिलजी इसका मर्डर कर देता है। ही वॉज द फर्स्ट तुर्की सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली का पहला तुर्की सुल्तान था जिसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया। जो ये कहता है धर्म एक अलग मुद्दा है और पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। इसको बोलते हैं, अगर इस तरह की कोई थ्योरी रखता है उसको बोलते हैं इरिलीजियस। इरिलीजियस एक होता है नॉन रिलीजियस। उसका मतलब है कि आप धर्म को मानते ही नहीं हो, आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आप नास्तिक हो, नॉन रिलीजियस। इरिलीजियस का मतलब होता है जब जिसमें एक स्टेट के तौर पे बात कर रहे हैं हम, एक स्टेट अपनी राजनीति को धर्म से अलग रखता है। लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं, राजनीति और धर्म एक साथ ही चलते हैं आपस में। इससे बेनिफिट लिए जाते हैं, राजनीति से धर्म के बेनिफिट लिए जाते हैं और धर्म से राजनीति के अंदर बेनिफिट लिए जाते हैं। ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किनशिप। किनशिप होता है भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी वगैरह को प्रमोट करना। जो हमारा नॉन है उसको हम प्रमोट करें। ये कहता था कि जो राजसी है वो किसको नहीं जानती, किसी भी तरह के भाई भतीजावाद को नहीं जानती। तो ये हर चीज करता था। जैसे ये मुसलमान शरीयत लो, जो मुस्लिम लो है, शरीयत लो है, उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम को अरेस्ट नहीं किया जा सकता।
उसको जेल के अंदर बंद नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर कोई मुस्लिम कोई भी अपराध कर देता था तो ये उसको बड़ी आसानी से उसका ऑर्डर दे देता कि इसको अरेस्ट करो और जेल के अंदर डालो। ऐसे ये जो पद वगैरह थे आर्मी के अंदर या कहीं भी जिसके अंदर काबिलियत थी उसको ही वो प्रमोट करता था, बिना किसी उसके इसका रिश्तेदार है या इसका जानकार है इसको प्रमोशन दे दी जाए, ऐसे नहीं करता था ये कभी। तो यही कॉन्सेप्ट है, किंगशिप नोज नो किंगशिप। इंपीरियलिज्म, ये इसके टाइटल रह जाते हैं, इसके टाइटल भी बहुत जरूरी है, एक बार इसके टाइटल वो देख लेते हैं। ये अपने आप को क्या क्या टाइटल देता है। ये अपने आप को कह देता है सिकंदर ए शाहनी। सिकंदर विश्व विजेता हुआ जो दुनिया को जीतने के लिए चला था। ये एंशियंट टाइम पे आता है, 326 के आसपास इसकी डेथ हो जाती है। सिमिलर टू सिकंदर, अपने आप को सिकंदर के समान ये मानता था। और इसने अपने आप को दूसरा टाइटल दिया था सिकंदर द्वितीय, कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ जो पूरे विश्व विजेता बनूंगा। तो इसका उद्देश्य एम क्या था इसका, पूरे दुनिया के ऊपर राज करना, वर्ल्ड कनकेस्ट। लेकिन जब ये एम लेके चलता है कि मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगा, इसका एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क जो उस टाइम पे दिल्ली का कोतवाल होता है, यानी कि कमांडर जो चीफ कमिश्नर होता है आज के टाइम पे, दिल्ली का कोतवाल होता है। वो इसको समझाता है कि ठीक है भाई, तुम पूरी दुनिया को तो जीतने वाला है, लेकिन पहले पूरे इंडिया को तो जीत ले, उसके बाद ही जीतियो, तो पहले साउथ इंडिया को जीत ले। तो ये उसकी दृष्टि किस तरफ करवा देता है, साउथ इंडिया की तरफ करवा देता है। उसके बाद से ये अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया को जीतने पे लग जाता है। और ये इसके अभियान है, इंपीरियलिज्म था मैक्सिमम। ये इंपीरियलिस्टिक नेचर वाला आदमी था, महत्वाकांक्षी आदमी था, दिनों रात अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश करता था, मैक्सिमम बैटल इसी ने लड़े हैं। ही अनेक्ट गुजरात, ये गुजरात के ऊपर कब्जा करता है 1298 के अंदर, रणथंभौर के ऊपर करता है 1301 में, मेवाड़ के ऊपर करता है 1313 के अंदर, मालवा को जीतता है, जलोर को जीतता है। ये जो जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं इन सबको ये जीत लेता है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ आपको। गुजरात गुजरात का जो रूलर था उसका नाम था राय करणदेव। राय करणदेव उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको हरा देता है। उसकी वाइफ थी, उसका नाम था कमला देवी। और उसकी डॉटर थी, उसका नाम था देवला देवी। देवला देवी। तो उसकी बेटी से अपने बेटे खिजर खान की शादी करवा देता है ये। इसके बेटा था एक जिसका नाम था खिजर खान, उसकी शादी करवा देता है उससे। और ये पहली मैरिज थी हिंदुओं के बीच, हिंदू प्रिंसेस के बीच और मुस्लिम के बीच में। फर्स्ट मैरिज बिटवीन हिंदू प्रिंसेस एंड मुस्लिम रूलर, मुस्लिम रूलर के बीच में और हिंदू लड़की के बीच में ये सबसे पहली मैरिज थी देवला रानी और खिजर खान की। और जो कमला देवी उस राय कर्ण देव की जो पत्नी, उससे खुद शादी कर लेता है। पूरा रामी आदमी था ये। अब जब ये गुजरात की जो विजय करता है उस टाइम पे ये अपना एक कमांडर भेजता है, नुसरत खान। गुजरात के ऊपर चढ़ाई करने के लिए अपना कमांडर भेजता है नुसरत खान। नुसरत खान
इसको वहां पर मिलता है मलिक काफूर, जो एक गुलाम था। वो मलिक काफूर की योग्यता को देखते हुए उसको वहां खरीद लेता है 1,000 दिनार के अंदर। और ये मलिक काफूर था, ये क्या था, ट्रांसजेंडर था। ये ट्रांसजेंडर था और इसको ये खरीदता है 1,000 दिनार के अंदर। 1,000 दिनार के अंदर खरीद के इसको गिफ्ट कर देता है फिर ये अलाउद्दीन को। नुसरत खां के द्वारा जीता वो, इसको खरीदा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं जीता, वो किया गया था। नुसरत खां इसको खरीद के अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट कर देता है। और 1,000 दिनार के अंदर खरीदा जाता है इसको, इस वजह से इसको 1,000 दिनारी भी कहा जाता था। 1,000 दिनारी। ये रणथंबोर के ऊपर अटैक करता है। रणथंबोर का उस राजा था, उस टाइम पे रूलर था हमीर देव। और मेवाड़ के ऊपर अटैक करता है। मेवाड़ के बारे में और पढ़ लेते हैं। जब मेवाड़ के ऊपर अटैक करता है, मेवाड़ को चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये 1313 के अंदर करता है अटैक। उस टाइम पे वहां का रूलर होता है राणा रतन सिंह। राजपूत रूलर है राणा रतन सिंह। इनकी रानी होती है पद्मिनी। पद्मिनी, जिसके ऊपर लिखी गई है पद्मावत। जो हमारी पद्मावत मूवी है, ये इन्हीं के ऊपर लिखी गई है, पद्मावत। और ये जो पद्मावत जो स्टोरी है, ये किसके द्वारा लिखी जाती है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी। और ये किस किस टाइम पे लिखता है, ये शेर शाह सूरी के टाइम पे लिखता है। अगर अलाउद्दीन के टाइम पे लिख देता तो ये, वो इस टाइम पे होता नहीं। अगर कोई अगर लिखना भी चाहता तो कौन सा लिखने देता अलाउद्दीन खिलजी। तो ये शेर शाह सूरी का टाइम आता है जब दिल्ली सल्तनत खत्म होकर इंडिया के ऊपर मुगल एम्पायर स्थापित होता है। मुगल एम्पायर के अंदर बाबर स्थापना करता है, उसके बाद हुमायूं आता है, फिर हुमायूं को हटा के शेर शाह सूरी अपना एम्पायर, सूर एम्पायर स्थापित करता है। उस टाइम पे लिखी जाती है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत। इसमें क्या होता है कि पद्मिनी बहुत ही सुंदर औरत थी, तो उसको पाने के चक्कर में ये क्या करता है, चित्तौड़गढ़ के ऊपर चढ़ाई कर देता है, अटैक कर देता है उसके लिए। तो उस टाइम पे ये था, तो वो उसके पूरे जो किला था उसको चारों तरफ से ये घेराबंदी कर लेता है। फिर मजबूरन जो राणा रतन सिंह था उसको इसकी शर्त माननी पड़ती है। तो ये शर्त रखता है कि मेरे को एक बार दर्शन करा दो बस पद्मिनी के। और राजपूतों के हिसाब से उनकी अगर औरतों का चेहरा देख लिया जाता तो अपमान की बात समझा जाता था। तो वो क्या करती है, अब तो पद्मिनी बहुत ही समझदार औरत थी, तो वो करती है कि राजा जी आप इसको, क्योंकि उसने ये भाप लिया था कि इनको जीतना इतना आसान नहीं है, तो और एक छोटी सी बात के लिए ज्यादा लड़ाई भी नहीं करना चाह रहे थे। तो उसने कहा कि आप उनको बोल दो कि आ जाएंगे, लेकिन वो उसके सामने नहीं आएगी, लेकिन उसका चेहरा दिखा दिया जाएगा। तो वो क्या करते, वो ऐसे तालाब के पास खड़ी हो जाती है और तालाब के ऊपर उसकी छाया पड़ती है पानी के ऊपर, और पानी से के ऊपर एक मिरर लगा दिया जाता है। फिर एक मिरर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके पूरा एक व्यू बनाया जाता है और ऐसे उसको पद्मिनी को दिखाया जाता है। तो उसके बाद देखने के बाद फिर वो और लालच में आ जाता है कि अब तो इसको पक्का ही पाना है, कि वो इतनी खूबसूरत थी। तो वो क्या करता है, जब राणा रतन सिंह उसको छोड़ने जाता है गेट के ऊपर, तो वो उसको वहां से षड्यंत्र रच के उसको वहां से बंदी बना के ले जाता है। फिर रानी पद्मिनी उसको वहां से छुटवा के लाती है और इसमें उसका साथ देता है गोरा बादल। इसके दो कमांडर थे, गोरा और बादल। और ये एक यूट्यूब चैनल था, उसके ऊपर मैंने इनकी स्टोरी भी पढ़ी है, जो बहुत ही मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी। अगर आप, मैं इसमें इसके साथ में लिंक दे दूंगा, अगर आप वहां से चेक करना चाहें तो उसको वो कर सकते हैं, वीडियो एक उसको सुन सकते हैं, काफी मोटिवेशनल लगेगी आपको। कुमार विश्वास सर ने उसको गाया है। तो ये क्या करती है फिर, जब उसके बाद राणा रतन सिंह के बीच में और इसके अलाउद्दीन के बीच में युद्ध होता है, उसमें राणा रतन सिंह हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जौहर प्रथा अपना लेती हैं। जौहर प्रथा के टाइम उसमें सिस्टम में क्या होता है कि जितनी भी औरतें थी वो सारी सारी अग्निकुंड के अंदर आग जला के उसके अंदर अपने शरीर को झोंक देती थी। तो उसको बोलते थे जौहर सिस्टम।
तो रानी पद्मावती अब जौहर सिस्टम को अपना लेती है। जौहर सिस्टम, ये पहली बार ऐसा हुआ था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, पहली बार जौहर सिस्टम को अपनाया गया था। ऐसा नहीं था कि ये सबसे पहली बार जौहर सिस्टम पद्मिनी ने ही अपनाया था, नहीं, इससे पहले राजपूत शासक ऐसा, राजपूतों के एम्पायर के अंदर ऐसा होता था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के टाइम पे सबसे पहला केस हुआ था ये। उसके बाद मालवा का रीजन है, फिर जलोर का रीजन है, इसको जीतता है। फिर ये डेक्कन की तरफ भी चढ़ाई करता है। अलाउद्दीन आर्मी लीड बाय मलिक काफूर, जितने भी दक्षिण भारत के अंदर जितने भी इन्होंने एक्सपीडिशन किया वो सारा सारा मलिक काफूर के द्वारा किया जाता है। मलिक काफूर पूरा खतरनाक आदमी था। उसने क्या, किसको हराता है, रामचंद्र को हराता है, जो देवगिरी का रूलर है, रामचंद्र, उसको ये हरा देता है। उसके बाद रुद्र, जो देवगिरी के ऊपर दो बार अटैक करता है ये, एक बार तो अटैक किया जाता है अपने चाचा के टाइम पे, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे, खुद के द्वारा। उसके बाद फिर वहां से जो इनकी बात हुई थी कि आप इतना रेवेन्यू दिल्ली को पहुंचाते रहोगे, उसके उससे ये क्या हो जाता है, रामचंद्र उसके मतलब मना कर देता है पहुंचाने से बाद में। तो उसके बाद दोबारा फिर उसके ऊपर चढ़ाई की जाती है मलिक काफूर के द्वारा, फिर दोबारा से फिर वो एग्री होता है रिवेन्यू के लिए। फिर ये वारंगल का काकतीय रूलर था प्रताप रुद्र देव, उसके ऊपर अटैक करता है। द्वार समुंदर होयसल रूलर था, द्वार समुंदर व्हील बलाल धरती है, उसके ऊपर अटैक किया जाता है। फिर पीर पांड्या के ऊपर अटैक किया जाता है, पांड्या रूलर था मदुराई का। पीर पांड्या एक ऐसा शासक था जिसने कभी भी इनकी गुलामी को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसको हरा दिया गया लेकिन फिर भी इसने एक्सेप्ट नहीं किया। फर्स्ट रूलर हु डिड नॉट एक्सेप्ट स्लेवरी। और जो प्रताप रुद्रदेव था, वारंगल, वारंगल जो थी कैपिटल थी तेलंगाना की, किसी किसी जगह तेलंगाना भी मिल सकता है, ये इसकी कैपिटल थी वारंगल। और रूलर था प्रताप रुद्रदेव। और ये प्रताप रुद्रदेव इनको क्या करता है, कोहिनूर दे देता है, कोहिनूर हीरा लेके आते हैं वहां से। कोहिनूर ये किसको देता है, मलिक काफूर पर। मलिक काफूर किसको देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। मलिक काफूर, ये कोहिनूर निकला था वहां की गोलकोंडा माइंस, जो आज भी हैं गोलकोंडा माइंस, जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहां से निकला था। तो ये ऐसे यहाँ से शुरुआत होती है, गोलकोंडा माइन से कोहिनूर हीरा निकलता है। कोहिनूर फिर यहाँ से किसके पास आ जाता है, दिल्ली सल्तनत के पास आ जाता है। दिल्ली सल्तनत से फिर मुगल एम्पायर के अंदर चला जाता है। जब यहाँ पर मुगल एम्पायर स्थापित होता है तो मुगलों से फिर नादिर शाह लूट के ले जाता है, जो ईरान का रूलर था, नादिर शाह, ये यहाँ से लूट के इसको ले जाता है, नादिर शाह। उसके बाद नादिर शाह से महाराजा रणजीत सिंह लूट के लाते हैं, लूट के या छीन के कह सकते हैं, ये लूटते नहीं थे, छीन के लाए थे, महाराजा रणजीत सिंह, जो पंजाब जिन्होंने बनाया था, महाराजा रणजीत सिंह लाते हैं। उसके बाद उनके बेटे के पास चला जाता है ये, दिलीप सिंह के पास। और फिर एंग्लो सिख वार हो रहा होता है, तो एंग्लो सिख वार के अंदर सिखों को हरा के ब्रिटिशर इसको अपने पास ले जाते हैं, और वहां से फिर ये उनके ताज के अंदर जड़ दिया जाता है, जो अभी उनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनके ताज के ऊपर था। ये सबसे ज्यादा सर्व करने वाली महारानी बनी, अभी इनकी रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई है, एलिजाबेथ, इनके ताज के ऊपर आज भी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये क्या क्या प्रशासनिक क्या क्या सुधार करता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय नोबल, सबसे ज्यादा जो खतरा होता था स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे ग्रुप 40 से था, यानी कि नोबल्स से था। यहाँ पे भी वही खतरा है नोबल से, क्योंकि वो उनके पास पावर बहुत होती थी, राजा के इक्विवेलेंट हो जाता था कोई कोई तो उनसे ज्यादा खतरा था उनको, उनसे वो रिवोल्ट ना कर दें, उसको अवॉइड करने के लिए इसने 4 ऑर्डिनेंस पास की। ऑर्डिनेंस होता है जो आज के टाइम पे जो
गवर्नर के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब वहां से नहीं था। ऑर्डिनेंस का मतलब था कि ये कोई एक्ट लाता था बस। आज ऑर्डिनेंस का मतलब है कि जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं है तब राष्ट्रपति के द्वारा या गवर्नर के द्वारा कोई रूल पास किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। इट एम्ड, पहला इसका ऑर्डिनेंस था, इट एम्ड एट द कन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस एंडोनमेंट एंड फ्री ग्रांट ऑफ लैंड्स। जितनी भी जमीनें थी जो रिलीजियस पर्पज के लिए दान की हुई थी, मंदिरों को, मस्जिदों को, उसको ये जब्त करना शुरू कर देता ताकि वहां से उसके ऊपर एग्रीकल्चर शुरू हो और वहां से रिवेन्यू स्टार्ट हो जाए। और जो फ्री में जो ग्रांट्स दी जाती है जमीन की किसी को भी, वो ये बंद कर देता है। इसने सिर्फ विडो और ओल्ड एज उनको छोड़ के सभी से वापस ले ली थी जमीन। विडो और ओल्ड एज, और जो बूढ़े लोग थे उनको उनको छोड़ के सबसे इन्होंने वापस ले ली थी। ही रीऑर्गेनाइज द स्पाई सिस्टम, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया। ही प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वाइन एंड अदर ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स है या वाइन्स है उसको इसने उसके ऊपर बैन लगा दिया था इसने। ही इश्यूड इट इश्यूड बाय अलाउद्दीन लेट दैट दैट नोबल्स शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग, की नोबल्स किसी भी प्रकार की सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे। यानी कि इसने उनकी जो कल्चरल सेरेमनीज है उसके ऊपर बैन लगा दिया। किसी भी तरह का कोई फंक्शन, जैसे किसी के पुत्र होता है तब सेरेमनी की जाती है, शादी होती है तब सेरेमनी की जाती है, ये सारी सारी चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी बातों पर सेरेमनी जो होती है उसके ऊपर इसने रोक लगा दी थी। क्योंकि इसको लगता था कि राज्य का जो रिवेन्यू है वो काफ़ी वेस्ट होता है इसके ऊपर। और कल सोशल गैदरिंग के अंदर जो नोबल्स होंगे वो गैदर होंगे और आपस में एक दूसरे से जान पहचान बढ़ेगी और उनकी जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। एंड दे शुड नॉट इंटर मैरी विदाउट हिज परमिशन, और उसकी परमिशन के बिना आपस में वो शादी नहीं कर सकते नोबल्स। ये काम इसने इसलिए किया था ताकि रिवोल्ट को ये अवॉइड कर सके। अब कोई दो पावरफुल नोबल्स आपस में संबंध स्थापित कर लेंगे तो उनकी पावर और बढ़ जाएगी। क्योंकि वो पहले दो यूनिट होते थे, अब क्या हो जाएगा, वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो अथॉरिटी को चैलेंज ना कर पाए, इस वजह से उसने ये ऑर्डिनेंस पास किया था। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग, उसने दाग का सिस्टम किया। दाग होता था, ब्रांडिंग की जाती घोड़े के ऊपर एक दाग का निशान लगाया जाता था जिससे ये पता रहे कि ये घोड़ा किसके उसमें आएगा। पहले क्या होता था, उसमें अपने नीचे काफी इसके कमांडर होते थे और उनको जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था, या इक्तेदार आर्मी कह सकते हैं हम, इक्तेदार आर्मी थी। उसमें हर किसी को 5,000, किसी को 50, 500, किसी को कितने घोड़े रखने की परमिशन होती थी। वो आपस में क्या करते हैं, जब एक गिनती होती थी घोड़ों की 5,000, तो अपने घोड़े उसको दे देते थे कि आप गिनती करा लो। फिर उसके बाद वही घोड़े, उसमें से कुछ घोड़े दूसरे अपनी उसमें लेते था और वो गिनती करा के आ जाता था। अब उसके उनके हिसाब से तो ऐसा लगता था कि 10,000 घोड़े होने चाहिए, लेकिन घोड़े एक्चुअल में 6,000 या 7,000 ही होते थे। तो ये दागने की सिस्टम है इसने शुरू कर दी इसके लिए। और चेहरा चेहरा जो सोल्जर्स है उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता मोटा मोटा कि इतनी हाइट है, ये ऐसा रंग है, ऐसा चेहरा है। जैसे अभी जो कोई गुमशुदा की तलाश वाले जो लेटर होते हैं उनके अंदर लिखा जाता है, तो इस तरह का वो किया गया था। और दागने की सिस्टम डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए इसने शुरू किया था, दाग और चेहरा सिस्टम। एसएससी ने बहुत बार पूछा गया कि दाग और चेहरा सिस्टम लागू करने वाला सुल्तान कौन था। ही ऑर्डर दैट ऑल लैंड वाज टू बी मेजर्ड, उसने ऑर्डर दिया कि सारी की सारी जमीन को मेजरमेंट कीजिए और उसके बाद स्टेट का शेयर डिसाइड कीजिए कि कितना उनसे रिवेन्यू लिया जाएगा। ऐसे नहीं बिना मतलब मेजरमेंट के कह दिया कि आप ये इस जमीन से इतना रिवेन्यू ले लो। ए पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड मुस्तकराज वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू के कलेक्शन के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया जिसका नाम था मुस्तकराज। अब ये खराज है जो खराज खराज एक लैंड रिवेन्यू को बोलते थे, खराज उस टाइम पे जो जमीन से जो रिवेन्यू लिया जाता था उसे को बोलते थे खराज। और इसके लिए ऑफिसर बना दिया मुस्तक राज। और इस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था, इसको बोलते थे दीवान ए मुस्तक राज, मुस्तक राज। द पीजेंट हैड टू पे द प्रोड्यूस एज लैंड रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू के तौर पर क्या दिया जाता, जो उनका उत्पादन होता था उसको देते थे। उस टाइम पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि आप पैसे दे दो, नहीं, जो जितनी उसकी प्रोड्यूस होती थी उसका कुछ पार्ट उधर राज्य की तरफ भेज दिया जाता था। ही साउ टू फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑल कॉमोडिटी, सारी की सारी जितनी भी कॉमोडिटी थी उसकी प्राइस इसने क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। इस पर्पज के लिए उसने क्या किया, 3 मार्केट सेटल की दिल्ली के अंदर। एक मार्केट थी जो फूड ग्रेन जिसके अंदर सेल होता था, दूसरी मार्केट जिसके अंदर महंगे कपड़े, और तीसरी के अंदर घोड़े और स्लेव और कैटल, ये इसके अंदर बिकते थे।
तो ये मतलब कह सकते हैं कि पहला सुल्तान था जिसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, क्योंकि इसने क्या किया था, फिक्स प्राइस रखा था, है ना। जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है, जो हमारे सीएसडी कैंटीन होती है, मिलिट्री और पैरामिलिट्री की जवानों के लिए अवेलेबल होती है जो सीएसडी कैंटीन, इसके अंदर रेट क्या होता है, फिक्स होता था। तो उस तरह का सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। तो सीएसडी कैंटीन के बेस्ड के ऊपर इसने ये सिस्टम शुरू किया था। पहला सुल्तान कौन था जिसने इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, ये सुल्तान था जिसने उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन के बारे में जानता था। उस टाइम पे इकोनॉमिक्स पढ़ी थी इसने, तो हो सकता है इसने एसएससी की भी तैयारी की हो उस टाइम पे। इच मार्केट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई ऑफिसर। जो मार्केट थी वो किसकी, सेना एक ऑफिसर होता था जिसके अंडर में वो होती थी, जो क्या करता था, रजिस्टर मेंटेन करता था मर्चेंट्स का, और देखता था कि वो जो शॉपकीपर दुकानदार है स्ट्रिक्टली प्राइस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं जो जो राजा के द्वारा जो डिसाइड किया गया प्राइस है उससे ज्यादा रेट पे तो नहीं बेच रहा कोई सामान, उसको चेक करते थे। इसके लिए ये अकेला काफी नहीं था, सेना जो था ऑफिसर था, इसलिए इसने दो ऑफिसर और अपॉइंट किए उसको मार्केट के ऊपर रखने के लिए। दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी, ये दो ऑफिसर और अपॉइंट किए। ऑल गुड्स फॉर सेल वाज ब्रॉट टू एन ओपन मार्केट, जितनी भी चीजें थी बेचने के लिए वो सारी सारी ओपन मार्केट के अंदर आती थी, जिसको बोलते सारा ए आदिल। जैसे हमारे अभी होता है जो अनाज वगैरह आते हैं, जो जो मंडी बनाई होती है सरकार ने, सारी सारी ओपन मार्केट के अंदर आती है। उसके बाद वहां से कहीं भी ट्रांसपोर्ट की जाती है या उसका रेट उसके बाद फ्लक्चुएट होता है, लेकिन उस टाइम पे हर किसी की फसल सेम रेट पे ली जा रही होती है। तो सारा ए आदिल ओपन मार्केट थी जिसका नाम था। तो ये सारा पर्पज ये किस लिए था इसका, ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब इसने काफी कंस्ट्रक्शंस भी की हैं। मैनी फोर्ट्स वर बिल्ड बाई, अनेक किले बनाए गए इसके द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट वाज अलाई फोर्ट, इसने अपने नाम पे भी एक किला बनाया था, इसका नाम था अलाई फोर्ट। ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाजा, इसने अलाई दरवाजा भी बनाया जो कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है। जो कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। उसके एंट्रेंस पे इसने क्या बनाया, अलाई दरवाजा। ही आल्सो बिल्ड द प्लेस ऑफ 1000 पिलर, इसने 1000 पिलरों का एक स्थान भी बनाया जिसके अंदर पिलर ही पिलर है, 1000 पिलर जिसको बोलते हैं 1000 सुतून। ही वॉज ए पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, इसने आर्ट और लर्निंग का संरक्षण भी किया है। अमीर खुसरो द पोइट म्यूजिशियन वाज हिज फेवरेट कोर्ट पोइट। अमीर खुसरो मैंने पहले ही बताया था, अमीर खुसरो इसका कोर्ट पोइट था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इसको दो टाइटल देता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसको बोलता है सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, कि ये क्योंकि अमीर खुसरो को पता था कि इसका एम्बिशन क्या है, अलेक्जेंडर द्वीप, ये अलेक्जेंडर सिकंदर, सिकंदर ये बनना चाह रहा है। तो अब उसी नाम का टाइटल दे देता है। कवि का तो ऐसे ही होता है, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। तो सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, इसने इसको सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड कह दिया। और दूसरा इसने कहा था जनता का चरावाहा, कि जनता को का पेट पालने वाला है ये, जनता को फीड करने वाला। चरावाहा का मतलब होता है फीडर, फीडर ऑफ पब्लिक। ये दो टाइटल दिए थे। और एक इसने बुक भी लिखी है इसके ऊपर, तारिक ए अल्लाही, तारिक ए अल्लाही, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपेडिशन जितने भी ये आक्रमण वगैरह करता है वो सारे उसके अंदर दिए गए हैं। एक्सपेडिशंस ऑफ अलाउद्दीन। ये फिर 1316 के अंदर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद ये गद्दी के ऊपर कब्जा कर लेता है, बैठता नहीं है, कब्जा करता है सिर्फ। बिफोर काफूर डेड, काफिर डाइड, ही नॉमिनेटेड शिजाबुद्दीन। ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी का एक 6 साल का एक बेटा होता है, उसको ये राजा डिक्लेयर कर देता है शिहाबुद्दीन को। और उसका जो बड़ा बेटा होता है मुबारक खान, सबसे बड़ा, उसको क्या कर लेता है, ये जेल के अंदर डाल देता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो काफूर है, मलिक काफूर है, उसकी मृत्यु कर दी जाती है। जो राजाई परिवार है उसके लॉयलिस्ट के द्वारा इसकी मृत्यु कर दी जाती है। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, मुबारक खान को जेल से फ्री कराते हैं और इसको गद्दी पे बैठा दिया जाता है नोबल्स के द्वारा। आफ्टर द डेथ ऑफ काफूर, मलिक काफूर की मृत्यु के बाद मुबारक खान वाज फ्रीड फ्रॉम प्रिजन, जेल से इसको आज़ाद किया जाता है। एंड वर्क एज रीजेंट फॉर शिहाबुद्दीन, और ये फिर शिहाबुद्दीन का रीजेंट के तौर पर कार्य करता है। ही कैप्चर्ड द थ्रोन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही गॉट, जैसे उसको पहला मौका मिलता है ये क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है गद्दी को। बट कुड नॉट रूल, बट कुड रूल ओनली फॉर ए ईयर्स, लेकिन बहुत कम टाइम तक ये क्या कर पाया, रूल कर पाया। एज ही सेंक इनटू डिब्यूचरी एंड कुड नॉट गिव अप हिज डेसिपेटेड लाइफस्टाइल,
क्योंकि ये क्या नहीं कर पाया, ये जो लेचर की किस्म का आदमी था, अपनी जो डेसिपेटेड लाइफ स्टाइल था इसका, उसको नहीं ये कंट्रोल कर पाया। इसके बारे में लिखा भी होता है, इसको बोलते हैं अनेबल सन ऑफ एबल फादर, योग्य पिता का अयोग्य बेटा। ये पूरा लेचर किस्म, लेचर जो शब्द है ना, ये बहुत बार यूज होता है। लेचर मतलब जो पूरा गिरा हुआ आदमी है उसके लिए यूज होता है। तो ये कोर्ट के अंदर कई बार नंगा भी आ जाता था, या फिर औरत के कपड़ों में आ जाता है। इसको नंगे आदमी और औरत की कंपनी अच्छी लगती थी। और इसने एक टाइटल भी ले लिया, इतनी बचकाना हरकत थी इसकी। इसने एक टाइटल लिया खलीफा, अपने आप को ही खलीफा बोल दिया इसने। तो आप यहाँ से इसके दिमाग के बारे में सोच सकते हो कि इसका दिमाग कितना डेवलप हो रखा है। तो इसी इसी चीज को देखते हुए मलिक काफूर ने इसको राजा नहीं बना था, जेल के अंदर डाल दिया था इसको। ही अवार्डी हिज लवर मुबारक हसन, इसका एक लवर भी था जिससे ये प्यार करता था, मुबारक हसन। इसको आदमियों से प्यार था। मुबारक हसन अथॉरिटी ओवर आर्मी एंड प्लेस गार्ड, जो इसके राजमहल था उसके जो गार्ड थे आर्मी के ऊपर, उसकी अथॉरिटी स्थापित कर देता है। हु सून ऑब्टेन फुल कंट्रोल ओवर सुल्तान प्लेस, जो सुल्तान के ऊपर पूरा तरह से कंट्रोल कर लेता है। मुबारक हसन वाज गिवन द टाइटल खुसरो खान बाय सुल्तान, और ये मुबारक खान को टाइटल देता है, खुसरो खान टाइटल दे देता है। और कुछ ही महीनों में खुसरो क्या कर देता है, इसको मौत के घाट उतार देता है मुबारक खान को, और टाइटल अज्यूम कर लेता है नसरुद्दीन। अब इसका पूरा नाम क्या लिया जाएगा, नसरुद्दीन खुद टाइटल लिया, नसरुद्दीन खुसरो खान, ये इसका पूरा नाम हो जाता है। खुसरो खान, नसरुद्दीन खुसरो खान। और ये भी बहुत कम टाइम के लिए रह पाता है। ही वॉज किल्ड बाई गाजी मलिक, गाजी मलिक के द्वारा इसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, जो क्या किसका, दीपालपुर का गवर्नर है। वैन ही ट्राई टू अपोज एंड रिबेलियन बाई गाजी मलिक एंड हिज सन फखरुद्दीन जोना, इनके टाइम पे जो गाजी मलिक है ये क्या करता है, ये विद्रोह कर देता है, ये उसकी अथॉरिटी को नहीं मानता। तो उसको दबाने के लिए जब खुसरो खान उसको वहां जाता है, तो गाजी मलिक के द्वारा इसका मर्डर कर दिया जाता है। दिस ब्रॉट द एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी, इससे क्या होता है, खिलजी डायनेस्टी एंड हो जाती है। एंड स्टेब्लिश द तुगलक डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, और दिल्ली की गद्दी पर कौन सा डायनेस्टी स्थापित होती है, तुगलक डायनेस्टी। अब ये दो रूलर थे, मुबारक खान और उसके बाद आता है खुसरो खान। तो अगर लास्ट रूलर पूछा जाए खिलजी डायनेस्टी का, तो ये हो जाएगा लास्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी, क्योंकि ये खिलजी वंश से था, तो इसलिए खिलजी डायनेस्टी का लास्ट सुल्तान हो जाएगा मुबारक खान। और खुसरो खान एक हिंदू था जो बाद में मुस्लिम बना था सिर्फ गद्दी के लिए। ये लास्ट सुल्तान हो जाएगा, लास्ट सुल्तान ऑफ खिलजी पीरियड, जो खिलजी पीरियड था 1290 से 60 तक, उसका लास्ट सुल्तान था खुसरो खान। अब ऐसा सीख देख लेना किस तरह से पूछती है, डायनेस्टी लिखती है, पीरियड लिखती है, उस हिसाब से। और इसके बाद गाजी मलिक के द्वारा यहाँ पर रूल किया जाता है, जो जिसका पूरा नाम था गाजी मलिक था, वो रूल करता है यहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक के नाम पर। तुगलक डायनेस्टी स्थापित हो जाती है, गियासुद्दीन तुगलक। अब ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जाता है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी एक्सपीडिशंस थे उसके बारे में, या फिर मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कहीं सुधार दिखाई दे जो मिलिट्री से संबंधित हो, बिना सोचे अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर टिक लगा देना अगर अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन के अंदर, तो क्योंकि मिलिट्री से जुड़े सारे के सारे सुधार कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है। तो ये हमारा खिलजी डायनेस्टी खत्म होती है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।